बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन्हें आपकी बुक में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, रेफरेंस एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कंसर्निंग अ रिपल टैंक। वो कहता है रिपल टैंक में जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है। रिफ्रैक्शन कैन बी शोन बाय प्लेसिंग अ ग्लास ब्लॉक इन द टैंक। वो कहते हैं जो रिपल टैंक का टैंक होता है उसमें आप क्या करें, एक छोटा सा ग्लास का ब्लॉक, शीशे का बना हुआ ब्लॉक वो उस ट्रे के अंदर रख दें, वो टैंक में रख दें। द डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस वेयर द ग्लास ब्लॉक इज प्लेस्ड। जहां पर आप ग्लास ब्लॉक रखेंगे, ये मैं रफली यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहा हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्रे है रिपल टैंक की और यहाँ पर ये मैंने कोई एक शीशे का बना हुआ ब्लॉक रख दिया। अब जहां पर ये शीशे का बना हुआ ब्लॉक मैंने रखा है वहां पे जो है डेप्थ पानी की कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पानी की जो गहराई है वो यहाँ से लेके, लेट्स सपोज ये मैं पानी भी बना देता हूँ यहाँ पे। ये आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो डॉट्स हैं ये यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपल टैंक में मौजूद पानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पानी की जो गहराई है ये इस पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक है। लेकिन जहां पर मैंने ग्लास ब्लॉक रखा है वहां पे गहराई कम है, गहराई यहां से लेके इतनी है जस्ट। ठीक है, मतलब डेप्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम इसे पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन कैन बी शोन बाय प्लेसिंग अ ग्लास ब्लॉक इन द टैंक। आप रिपल टैंक का जो टैंक होता है उसमें एक ग्लास का ब्लॉक रख दें। फिर क्या करें, द डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस वेयर द ग्लास ब्लॉक इज प्लेस्ड। जहां पर आपने ये ग्लास का ब्लॉक रखा होगा वहां पे जो गहराई होगी पानी की वो कम हो जाएगी। सिंस स्पीड डिपेंड्स ऑन डेप्थ, हम जानते हैं कि जो पानी की स्पीड होती है वो डिपेंड करती होती है किस पे, गहराई पे। द रिपल्स स्लो डाउन व्हेन ट्रेवलिंग ओवर द ब्लॉक। जब रिपल्स इस ब्लॉक के ऊपर से गुजरेंगी उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ गुड मॉडल ऑफ रिफ्रैक्शन शोइंग हाउ वेव्स स्लो डाउन व्हेन पासिंग फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलो वाटर। तो यहां से हमने देख लिया कि चूंकि वेव यहां से डीप वाटर से आ रही हैं और डीप वाटर से जैसे ये शैलो वाटर में आती हैं इनकी स्पीड स्लो हो रही है और इसी फेनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। वो कहता है डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। वो कहता है किसी भी ऑब्स्टेकल से, ये पीछे से कोई वेव्स आ रही हैं, अब ये हमने एक स्लिट रखी है, यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल है, ये जो स्लिट है, अब यहाँ पे इसके अराउंड में जो वेव स्प्रेड हो रही है, वेव फैल रही हैं। ठीक है, ये जो फेनोमेना है ये हमारे पास कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, किसी भी ऑब्स्टेकल के एजेस के अराउंड वेव का फैल जाना ये कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है। हम जानते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये हमारे पास ऐसी ऑसिलेटरी मोशन होती हैं जिनमें जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एक्स से मुराद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वो किस तरफ है, वो मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे सिंपल पेंडुलम की भी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है इसकी भी जो मोशन है वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब किसी भी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन उस बॉडी में होनी चाहिए।
तो हमारे पास जो है वो पहली कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि द सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स। सिस्टम में पहले नंबर पे रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे सिस्टम में इनर्शिया भी मौजूद हो, और तीसरे नंबर पे सिस्टम जो है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज या ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही जो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकेगा। अगर इनमें एक भी कंडीशन जो है वो मिस हुई तो उसकी जो हमारे पास वाइब्रेशंस होंगी, जो ऑसिलेशंस होंगी उस सिस्टम की, उस बॉडी की, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेंगी। वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी बॉडी के लिए कि अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सके तो ये तीनों चीजें उसमें मौजूद होनी चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स भी मौजूद हो उस बॉडी में, उस सिस्टम में इनर्शिया भी मौजूद हो, जो सिस्टम हो वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द पेंडुलम। वो कहते हैं एक डायग्राम के जरिए आप जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करें सिंपल पेंडुलम में। हम जानते हैं ये जो हमारे पास सामने एनिमेटेड वीडियो शो हो रही है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है उसे पढ़ते हैं। वो कहते हैं व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा टू द पोजीशन बी। वगैरह जब हम इस सिंपल पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन ओ से पकड़कर बी पर लेके जाते हैं एंड रिलीज्ड, और बी पे जाकर छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो ओवर द सेम पाथ। तो ये क्या करता है, ये सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन जो है वो परफॉर्म करने लग जाता है। कभी आगे आता है कभी पीछे आता है, ये उसी सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है। which proves that simple pendulum performs simple harmonic motion, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग द फार्मूला गिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है हमारे पास t is equal to 2 pi L over G। What will be the effect of period if there is an increase in its length एंड मास। वो कहता है अगर आप लेंथ को बढ़ाएं तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप मास को बढ़ाएं तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। अब हम यहीं पे देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है 2 पाई पे। 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी 3.14 ये भी कांस्टेंट होती है, अंडर रूट इसकी वैल्यू 1/2 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो यहाँ पे चीजें चेंज हो सकती है वो है ये लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, और जो दूसरी चीज है यहाँ पे जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का वो है ये जी से मुराद क्या है, जी से मुराद हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिन पे हमारे पास टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। कहता है दिस फार्मूला शोज दैट पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये हमने बात कर ली, ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम कि ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ कितनी है, और दूसरा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये जो हमारे पास मास अटैच है सिंपल पेंडुलम के साथ ये इस पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस अटैच्ड मास की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। Therefore, we can say that if length increases, वो कहता है अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, पीरियड भी बढ़ जाएगा। अगर हम ये लेंथ बढ़ाएंगे सिंपल पेंडुलम की इस लेंथ को अगर हम ज्यादा कर देंगे तो टाइम पीरियड भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड और ये जो लेंथ है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरे नंबर पर उसने कहा अगर मास बढ़ाएं, इफ मास इंक्रीजेस, अगर हम मास बढ़ाएंगे पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन्स द सेम, जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस फार्मूले से हमने देख लिया था यहाँ पर कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं है। इट मींस कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। मतलब क्या, इन शॉर्ट कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो हमारे पास पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर मास बढ़ेगा तो हमारे पास पीरियड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, जिसमें वो पूछता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम। वो कहते हैं एक डायग्राम के जरिए आप बॉल एंड बाउल सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करें, ठीक है।
तो हम देखते हैं, वो कहता है कि इफ वी ब्रिंग दी बॉल टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, यहाँ पर जो बॉल ये मीन पोजीशन पर पड़ी हुई है, कहता है अगर हम इसको यहाँ से पकड़कर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाएं, ये जो पोजीशन होती है ओ, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। अगर हम बॉल को मीन पोजीशन से पकड़कर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाएं एंड रिलीज इट, और फिर इसे ए पर ले जाकर छोड़ दें, देन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, कहता फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से द बॉल कंटिन्यूअस इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, तो बॉल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसके अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगी। ये कभी मीन पोजीशन के आगे जाएगी, कभी मीन पोजीशन से पीछे जाएगी, और ये इसी तरह जो है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती रहेगी। एंड प्रूव्स दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मीन पोजीशन के गिर्द जब टू एंड फ्रो मोशन होती हैं, इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं इस एनिमेटेड वीडियो में। इसमें हमने क्या किया कि एक बॉल को उसकी मीन पोजीशन से पकड़ा और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाकर छोड़ दिया। इसकी ये वाली पोजीशन ओ पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। इसको यहाँ से पकड़ा और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाकर छोड़ दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो बॉल है ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, और बॉल की इसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। Why is the motion of a ball in the bowl is maximum at its equilibrium position? वो कहता है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में बॉल की स्पीड जो है वो, बॉल की जो मोशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों मैक्सिमम हो जाती है। इसका आंसर है हमारे पास एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होती। एंड ऑल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और सारे की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो द मोशन ऑफ अ बॉल इन द बॉल इज मैक्सिमम एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी वजह से जो बॉल एंड बाउल सिस्टम में बॉल की मोशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। ये हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है, इसमें ये मैं पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ। ये पॉइंट हमारे पास, अगर मैं इसको ओ का नाम दूं, इस पोजीशन को मैं ए का नाम दूं, और इस वाली पोजीशन को मैं बी का नाम दूं, यहाँ पे जो ए और बी वाली पोजीशन है ये हमारे पास होती है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो ओ पोजीशन है ये हमारे पास होती है मीन पोजीशन, या इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम में, इस एनिमेटेड वीडियो में, कि ये जो बॉल है जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाती है तो जैसे ये ऊपर चढ़ने लगती है इसकी स्पीड कम होते 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 यहाँ पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाती है। वहां से फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और जैसे जैसे ये नीचे को होती है स्पीड मैक्सिमम होती है, बढ़ती है, और जैसे ये मीन पोजीशन पर पहुंचती है यहाँ पे जो बॉल है उसकी मोशन मैक्सिमम हो जाती है। बॉल यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल करती है, फिर यहाँ से स्पीड दोबारा कम होने लगती है, कम होते 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 जब बी पर जाती है तब दोबारा जो मोशन है, दोबारा जो स्पीड है बॉल की वो कम होते होते जीरो हो जाती है, और दोबारा फिर बॉल जो है वो पीछे की तरफ आती है। जब ये पीछे की तरफ आती है दोबारा बॉल की जो स्पीड है वो बढ़ने लगती है। जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आती है तो मोशन जो है वो बॉल की मैक्सिमम हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा था कि क्या रीजन है कि जो बॉल की स्पीड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। तो उसका आंसर हमारे पास ये था कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉल की वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होती, जस्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो मोशन है बॉल का वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? The oscillations in the presence of resistive forces are called damped oscillations. ऐसी oscillation जो resistive forces की मौजूदगी में हो उन्हें हम damped oscillations का नाम देते हैं। resistive forces का मतलब ऐसी forces जो body की motion में रुकावट का बाइस बने, रुकावट पैदा करें, ऐसी forces को हम resistive forces का नाम देते हैं। In these oscillations amplitude decreases with time. और damped oscillation में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम के लिहाज से कम होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आपको ग्राफ शो किया गया है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। इसमें स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है, कम होते होते एक टाइम आता है कि ये एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉक ऑब्जॉर्बर्स इन कार्स एंड ऑटोमोबाइल। ये जो कार या बाइक में हमारे पास शॉक लगे होते हैं ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल हैं। इनमें जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशंस पैदा होती हैं वो भी टाइम के लिहाज से कम होती होती बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ऐसी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है।
जिसमें वो पूछता है कि हाउ डज डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कि जो डैम्पिंग है वो किस तरीके से ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसको कम कर देती है। इसका आंसर है हमारे पास डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ड्यू टू एनर्जी लॉस फ्रॉम द सिस्टम। वो कहता है डैम्पिंग में क्या होता है, सिस्टम से जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल फोर्सेज, जो हमारे पास बाहर से फोर्सेज लग रही होती हैं जिनमें हमारे पास फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो है वो एनर्जी जाया होती है, एंड अदर रेजिस्टिव फोर्स, जो दूसरी रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी, तो इस जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं उन सारों को ओवरकम करने के लिए हमें जो है वो वर्क करना पड़ता है, जिसके नतीजे में हमारी जो एनर्जी होती है, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमारी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अंटिल द सिस्टम कम्स टू रेस्ट। इसी वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वो कम होता रहता है, और कम होते होते एक टाइम आता है कि बिल्कुल जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और बॉडी जो होती है वो रेस्ट में आ जाती है, सिस्टम हमारा रेस्ट में आ जाता है। हमने यहाँ पर क्या सीखा कि डैम्पिंग किस तरह जो है वो ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को कम करती हैं। इस तरीके से कम करती हैं क्योंकि डैम्पिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो फ्रिक्शन और अदर रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं उनको कम करने के लिए सिस्टम को जो है वो वर्क करना पड़ता है। जब सिस्टम वर्क करता है तो हमारी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है, और जब एनर्जी का लॉस होता है तो एनर्जी के लॉस होने की वजह से क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वो कम होता है, और कम होते होते बिल्कुल जो हमारा सिस्टम है एक टाइम पे बिल्कुल वो रेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट, अ बॉय इज स्विंगिंग इन द स्विंग। वो कहता है लड़का जो है वो झूला ले रहा है, झूले के ऊपर, एक्सप्लेन व्हाई इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस प्रोग्रेसिवली विद टाइम। वो कहता है कि टाइम के लिहाज से उसका एम्पलीट्यूड कम क्यों हो जाता है। मीन एक बच्चा है, उसको हमने झूले पे बिठाया, हमने उसको झूला दे दिया, अब हम बार बार उसको झूला नहीं दे रहे, बस उसको एक दफा झूला दे दिया और फिर छोड़ दिया। वो कहते हैं क्यों टाइम के साथ जो झूले का एम्पलीट्यूड है वो कम क्यों हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। वो कहते हैं स्विंग्स एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस प्रोग्रेसिवली विद टाइम ड्यू टू। वो कहते हैं जो झूला है उसका एम्पलीट्यूड कम होने की वजह क्या है। पहली वजह है कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, एयर मौजूद है। एयर क्या करती है, उस झूले की जो मूवमेंट है उसको अपोज करती है, उसकी मोशन को रोकती है। और दूसरी जो हमारे पास इसकी रीजन है वो ये कि फ्रिक्शन एट द पिवट पॉइंट, जहां पर हमने झूले को बांधा हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट पिवट पॉइंट, वहां पर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मौजूद होगी, जिससे क्या होगा, हमारी एनर्जी लॉस होगी, सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो लॉस होगी, जो हमने उसको स्टार्टिंग में एनर्जी दी उसका लॉस होगा। किस किस वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। एज द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ, कहता है चूंकि स्विंग आगे और पीछे मूव कर रहा होता है, दीज फैक्टर्स ग्रेजुअली अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। ये दोनों फैक्टर, एयर रेजिस्टेंस और जो फ्रिक्शन होते हैं पिवट पॉइंट पे, ये दोनों जो हमारे फैक्टर हैं ये सिस्टम से एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। दिस लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉय स्विंगिंग इन द स्विंग। और इसी एनर्जी लॉस की वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है बॉय का, जो झूला ले रहा होता है बॉय के झूलने का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता रहता है, और एक टाइम आता है वो बिल्कुल झूला जो है वो रुक जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।